हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार। जातिगत जनगणना इन दिनों कीवर्ड बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष के तमाम दल और खुद सत्ताधारी भाजपा के कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, तो दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। और पिछले ही महीने 20 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? ये सवाल विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी पूछ रहे हैं। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफारिश को लागू कर दिया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भी सभी स्तर पर 27% आरक्षण की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। क्यों अहम है जातिगत जनगणना? इस सवाल के जवाब में कई जानकारों का मानना है कि नीति निर्धारण में जातियों की अहम भूमिका रहती है। जनगणना में आदिवासी दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलितों और गैर आदिवासियों की जाति नहीं पूछी जाती है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकार नीतियां बनाती हैं, उससे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच भी पा रही है या नहीं। अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5%। इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है। लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से 50% में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को निकालकर बाकी का आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का और कोई आधार नहीं है, और यही वजह है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या पहले भी उठा है जातिगत जनगणना की मांग? जी हाँ, ये पहली बार नहीं है कि जब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की जा रही है। इससे पहले जब खुद बीजेपी विपक्ष में थी, तब 2011 में जनगणना से ठीक पहले 2010 में बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित की जाएगी। लेकिन अब सरकार अपने पिछले वादे से संसद में ही मुकर गई है। इतना ही नहीं, यूपीए 2 में जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने 4800 करोड़ रुपए खर्च कर 2011 में एसीसीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था, और साल 2016 में जाति को छोड़कर एसीसीसी के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए थे।
लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद इन आंकड़ों का क्या हुआ इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं अब ये सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना से क्यों डरती हैं सरकारें। इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि जो आंकड़े आएंगे उसमें ऊपर नीचे होने की संभावना है। मान लीजिए ओबीसी की आबादी 52% से घटकर 40% ही रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता एकजुट होकर कहे कि ये आंकड़े सही नहीं है, और अगर इनका प्रतिशत बढ़कर 60% हो जाए तब वो कहते हैं कि हमें और आरक्षण चाहिए। और शायद इसी बात से सरकारें डरती हैं, क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वो हर बार जनगणना में गिने ही जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत बढ़ने और घटने की गुंजाइश सिर्फ अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। वहीं दूसरा डर ये भी है कि ओबीसी की लिस्ट केंद्र की अलग और कुछ राज्यों की अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर बिहार में बनिया ओबीसी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसा ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है, और केंद्र की सरकारों को इस बात का भी डर रहता है। इसी की वजह से वो जातिगत जनगणना नहीं करवाती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।